चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसमें 3 लॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपने 9 क्लास में पढ़े हैं। कोई बच्चा बताएगा क्या लॉज थे ये, फिर डिस्कशन करते हैं इस पे। इनर्शिया। हाँ हाँ। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। और एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, यही था भाई। तो उसमें पहली बात करते हैं कि इनर्शिया और फोर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनर्शिया और फोर्स। तो मुझे एक चीज बताओ कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी मोशन में है, उसके पीछे कौन है? पंखा मोशन में चल रहा है, मैं भी मोशन में हूं, है ना? हाँ जी बेटा, राया आ जाओ, बैठो वहां पर आराम से। 7 बजे भी आना है तुम्हारे, ठीक है? आज 7 बजे से भी तुम्हें भी आना अनुष्का, क्योंकि पहला चैप्टर में कराऊंगा जो है। बैच तुम्हारा 7 बजे में इंटरेस्टेड थी ना तुम, तो राया और तुम्हारा मैं अलग 7 बजे से बना दूंगा। तुम भी वैसे तुमने तो पहले का पढ़ा हुआ है, तो तुम लेटर ऑन ज्वाइन कर लेना। अभी इन दोनों बच्चों को डाला है, बाकी एक बच्चा और हाथ उठा रहा था उस दिन जो है। कौन था वो? एक बच्चा और कह रहा था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम है, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पे है, ठीक है? और सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पे ये आदमी फोर्स लगा रहा है। तो इसकी फोर्स हमें दिखाई दे रही है, दिख रही है इसकी फोर्स हमें, इसकी फोर्स दिखाई दे रही है। पुश कर रहा है ऐसे, तो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ठीक है? अब इस वाले पे जो है हमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्या इसमें भी फोर्स लग रही है? क्या इसमें भी फोर्स लग रही है? ये रेस्ट पे है अभी, बताओ कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशन लग रही है। तो यानी कि एक ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो इसको हम mg से वेट के हिसाब से लिख सकते हैं ऐसे, फोर्स इक्वल टू mg और वेट, ठीक है? तो अगर कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा है तो यानी कि फोर्स लग रही है, ठीक है? और फोर्स से ही सारी चीजें चल रही हैं। तो इनर्शिया जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, आ जाओ बेटा, बैठो जल्दी से बैठो। तो एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है? और इनर्शिया का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब जो जिस चीज में है, जिस स्टेट में है, जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस है। बैलेंस इन द सेंस मींस कि एक नॉर्मल फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और एक mg डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रही है, तो बैलेंस है, इसलिए हिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनबैलेंस हो गया है। नॉर्मल फोर्स अभी भी लग रही है और mg फोर्स अभी भी नीचे लग रही है, ठीक है? तो ये इस पे पुश कर रहा है इसको, ठीक है? तो एक्स्ट्रा जो जा रहा जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, इसमें से ये पुश होके आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इसमें जो मेन चीज हमें समझनी है, पहले लॉ को ये समझना है कि इनर्शिया क्या चीज है। तो इनर्शिया जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। तो ये आपने फील किया होगा हमेशा। जैसे अगर मान लो अचानक से गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो किधर जाते हैं, आगे कि पीछे? राय बताएगी, जनरल चीज है बेटा। नहीं कभी ऐसा है? नहीं, गाड़ी को स्टार्ट किया, ऑन किया हमने, तो पीछे की तरफ जाते हैं, और जब ब्रेक लगाते हैं तो आगे की तरफ आते हैं, किधर जाते हैं? बताओ, दोनों एग्जाम्पल बताओ। आगे तरफ जाते हैं, और स्टार्ट करते वक्त पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है? चलो, अब जैसे मान लो सपोज करो कि एक चादर है मेरे पास, उस पर डस्ट है, ठीक है? तो मैंने ऐसे चादर को यूं झाड़ा, तो क्या ये भी इनर्शिया का एग्जाम्पल है?
ये भी इनर्शिया का एग्जांपल। अगर मैंने चादर को ऐसे झाड़ा तो सारी डस्ट गिरती है, नीचे चली जाती है यहाँ पे, क्योंकि डस्ट वहीं रह जाती है और चादर को हम खींच लेते हैं। तो क्या ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है? हाँ या ना? ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है। कोई ट्री है और उस पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और आपने ट्री को ऐसे हिला दिया तो फ्रूट्स क्या करेंगे? गिर जाएंगे। ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जो पके हुए वो तो अपने आप भी गिर जाते हैं, तो ग्रेविटी खींच रही है उन्हें। जो पक जाते हैं, आम जैसे आम पक गए हैं, तो अगर वो आम पक गए तो अपने आप ही वो गिर जाते हैं नीचे, तो ग्रेविटी खींच रही है, उसमें तो कोई हिला नहीं रहा है, ठीक है। तो इनर्शिया मतलब होता है कि जो भी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहिए। अभी अब जनरल बातें कर रहे हैं, अभी डेफिनेशन भी लिखेंगे, प्रॉपर्ली क्वेश्चन भी करेंगे। अभी बस आप ये समझते चलो कि जो जो मैं बता रहा हूं उसको माइंड में अपने रियल वर्ल्ड से लिंक कर लो। तो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। इसीलिए अचानक से जब आप ब्रेक लगाते हो तो आगे की तरफ चले जाते हो, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू द रोड किस स्टेट में थे? आप मोशन में ही थे ना। गाड़ी भी आपकी मोशन में थी। अब गाड़ी तो रुक गई, लेकिन आप गाड़ी तो आपने रोक दी ब्रेक लगा के, तो आप तो मोशन में थे ही, बॉडी आपकी मोशन में, तो वो आगे की तरफ आ गई, ठीक है। तो इनर्शिया होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि आप मोशन में थे तो मोशन में रहना चाहोगे, अनलेस एंड अनटिल की एक्सटर्नल फोर्स ना लगे इसमें। जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगती रहेगी तो मोशन होता रहेगा, ठीक है। यानी स्टॉप करने के लिए भी हमें चाहिए फोर्स, चाहिए हमें स्टॉप करने के लिए, और स्टार्ट करने के लिए भी चाहिए फोर्स, ठीक है। स्टॉप करने के लिए भी चाहिए और स्टार्ट करने के लिए भी चाहिए फोर्स। अब मेरा थोड़ा सा एक इमेजिनरी क्वेश्चन है कि फोर्स का कनेक्शन एनर्जी से है। कोई फॉर्मूला है जो फोर्स को एनर्जी से रिलेट करे? बताओ। हाँ, वर्क का क्या है? हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। और कोई फॉर्मूला? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और पावर इनटू टाइम भी क्या होता है तुम्हारा? एनर्जी होता है, ठीक है। तो एनर्जी और फोर्स का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। फोर्स लगेगी तभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कोई ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो मेरा सवाल है कि क्या हम भी फोर्सेस से घिरे हुए हैं चारों तरफ? हमारी जिंदगी भी जो चल रही है वो फोर्सेस में चल रही है? कोई एग्जांपल देके बताओ कि सर यहाँ हमें लगता है कि फोर्सेस की वजह से चल रही है। बताओ, है कोई एग्जांपल? ग्रेविटी हर वक्त खींच रही है बेटा हमें। आप अभी स्टेप से अगर उतरोगे, गलत उतर गए तो ग्रेविटी खींच लेगी आपको नीचे। ग्रेविटी हर वक्त फोर्स पे लग रही है। और हम किससे बने हुए? हम एटम से बने हुए। तो ये आपको बताया था मैंने, ये हर चीज एटम से बनी हुई है। तो ये जो आप नॉर्मल बना रहे हो, जिन बच्चों ने पहले क्लास अटेंड करी, तो मैंने समझाया था कि जो नॉर्मल फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन है। कैसा है इसका ओरिजिन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन। कहने का मतलब ये है कि ये चीज एटम से बनी हुई है, इसी वजह से ये नॉर्मल फोर्स है, और mg नीचे, और ये बैलेंस कर रही है। अनबैलेंस हो जाएगी तो फिर ये जो है ये चीज ऐसे क्रश हो जाएगी। मान लो नीचे वाली फोर्स होगी तो ऐसे खींच लेगी इसको अपनी तरफ। यानी फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, पूरी दुनिया फोर्स से चल रही है। क्या ये यूनिवर्स भी फोर्स से ही बना है? अब मेरा एक और क्वेश्चन है, इमेजिनरी क्वेश्चन है, लेकिन तभी तो क्यूरियोसिटी जगेगी आपकी। ये जो यूनिवर्स है ये भी क्या एनर्जी फील्ड में चल रहा है सारा जो है? कौन कौन बच्चा सहमत है? बस इतने ही है? 1 2 3 4 5 सब सहमत नहीं है कि एनर्जी से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है एनर्जी से। यानी कि एनर्जी फील्ड में ही हमारी जिंदगी चल रही है, उसी एनर्जी ने हमें बनाया है। जैसे कभी कभी मन में थॉट आता होगा कि पहला जो इंसान होगा या पहला जो होगा ह्यूमन, वो कैसे बना होगा? किसने बनाया होगा उसको? किसी ने बना के छोड़ दिया होगा। कोई फोर्स इंटेलिजेंस है, उसी ने क्रिएट किया, सारी चीजें क्रिएट करी है, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग सहमत है कि फोर्स से चल रही है दुनिया भाई, ठीक है। और यही आपका पहला लॉ भी है, ठीक है। तो जो चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, जो चीज मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी बस जनरल आइडिया ले रहा हूं, अभी कुछ समझा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा फील लो। सो एफ इक्वल टू एम में होता है, ठीक है। एफ नेट इक्वल टू एम हो गया। तो यहां पे अब एक नया वर्ड आ गया, क्योंकि 9th में तो आप लोगों ने इतना ही करा है, अब एफ नेट आ गया।
अब ये नेट क्या है, कौन बच्चा बताएगा, इसको पहले से पता है? एफ नेट का मतलब क्या है? हाँ, टोटल फोर्सेस क्या? हाँ, एफ नेट। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि ये एक ब्लॉक है, ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बेस है पूरा मैकेनिक्स का। तो मान लो कि यहां पे इसको खींचा जा रहा है 50 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है, और यहां पे खींचा जा रहा है इसको 30 न्यूटन की फोर्स से, यहां पे भी कोई फोर्स लग रही है जो पीछे खींचना चाहती है, तो कौन जीतेगा? ये आगे की तरफ जाएगा, पीछे जाएगा? टायर किधर जाएगा, आगे पीछे? आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका मास मान लो मैंने 10 दे दिया, ठीक है, तो और इसके एक्सेलरेशन मान लो हमें निकालनी है, ठीक, तो आप क्या करोगे? एफ नेट की जगह पे लिखोगे 50 माइनस 30, ठीक है, यहां पे मास लिख लोगे 10 और यहां लिख लोगे एक्सेलरेशन, तो आपका एक्सेलरेशन यहां पे आ जाता है। एफ नेट का मतलब ये है कि जो भी इवेंट हो रहा है उसका नेट प्रोडक्ट आपको लेना है, ठीक है। तो कहीं पे टेंशन दिया होगा, कहीं पे टेंशन होगी फोर्स, कहीं पे फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी, तो आपको बड़ी फोर्स, यानी कि जैसे ये बड़ी फोर्स है 50 न्यूटन और ये छोटी फोर्स है, इससे माइनस करके निकालना होगा। क्लियर है? तो ये एफ नेट का मीनिंग है। और इस एफ को और क्या कह सकते हैं हम? डीपी बाई डी। अब ये डीपी बाई डी क्या है? पी क्या है तुम्हारा? मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या चीज है? ये है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। और ये डेरिवेटिव्स हैं, नए बच्चों को भी पता नहीं होगा डेरिवेटिव्स क्या है, 7 बजे वाली क्लास में शुरू से पढ़ाएंगे तो उसमें आपको आ जाएगा राया, ठीक है, 7 बजे भी आना आपको। तो डीपी बाई डी का मतलब क्या है? ये डेरिवेटिव है ये, ठीक। तो मोमेंटम टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो वो मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे इसको k लिख देंगे, यहां पे मान लो मोमेंटम हमारा mv माइनस mv हो गया और यहाँ पे t हो गया, तो आप इसमें k की वैल्यू को यहाँ k को यहाँ रहने देंगे, यहाँ पे हो जाएगा m और v माइनस u बाई टी हो जाएगा। और आपने इक्वेशन तो पढ़ी है पहले, u प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ए टी पढ़ी है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा? v माइनस u बाई टी आ जाएगा और ये a हो जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? k मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ गए इतनी बात? चलिए अब आप लिखना शुरू करिए।